नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ रुपए के अनुदान का अगला धारावाहिक था। आज का धारावाहिक में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर माननीय वित्त मंत्री जी का उपकार था। मैंने बोला है कि इस पर बात मैं जब सारा धारावाहिक का प्रसारण हो जाएगा तभी करूँगा, बढ़िया रहेगा। आज इस पर बात नहीं करते। एक महत्वपूर्ण सूचना और था। मैं जो लोग मेरे को पहले से देखते सुनते हैं उन्हें पता होगा कि मैं पहले भी आशंका व्यक्त किया था, जब लॉकडाउन हुआ और सड़कों पर मजदूरों का पलायन चालू हुआ, तो मेरा एक सब्जेक्ट था कि मजदूरों का पलायन कहीं दो धारी तलवार साबित न हो। हाँ, अनिल पांडे जी नमस्कार। ये मजदूर जो अपने मजबूरी के वजह से अपने गंतव्य के तरफ जा रहे हैं, वो लोग साथ में कोरोना लेकर के भी जा रहे हैं। अब ये साबित हो चुका है, क्योंकि मेरा बलिया जिला का मेरा ग्राम पंचायत में 3 गांव रेड जोन घोषित हो गया। मतलब मेरे गांव के पूर्व साइड रेड जोन, पश्चिम साइड रेड जोन, मतलब मैं बीच में, हम सैंडविच की तरह सर आ गया। अभी मेरा गांव रेड जोन नहीं हुआ है, बट मेरे गांव के जस्ट पूर्व और मेरे गांव के जस्ट पश्चिम रेड जोन हो गया है। वो लोग बलिया में कोरोना का उत्पादन नहीं किए हैं, ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास बाहर से लेकर के आए हैं। ये जो मेरी आशंका थी वो अब मूर्त रूप ले रही है। लोग बाहर से गाँव में कोरोना लेकर के जा रहे हैं। हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ही कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो गांव में क्या भयावह स्थिति होगी ये मैं पहले ही कह चुका हूं। और उस आशंका को बल मिल रहा है जब गांव में कोरोना महामारी का रूप लेती जा रही है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये आपको बताना पड़ रहा है कि लेकिन तब भी हमारी सरकारें अभी भी कुछ छूट, कुछ देना, कुछ लेना, इस पर बात करें कि हम ट्रेन चालू कर दें, हम बसें चालू कर दे, दारू का ठेका तो हमने खोल ही दिया है। मतलब ये सब पता न क्यों, जब बिल्कुल नहीं था तो हम लॉकडाउन में थे। हालांकि लॉकडाउन का अर्धशतक कल पूरा हो गया, अब हम सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। हाफ सेंचुरी बीता, किसी ने कोहराम नहीं मचाया, कहीं से कोई प्रदर्शन, धरना, मांग नहीं हुआ कि हमको हमारे घरों में क्यों बंद कर दिया। हमारे भारत की महान जनता ने ये बताया है कि भाई हम अगर 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, मेरे निर्मल भाई देख रहे हैं, नॉर्थ एवेन्यू में पान खाने का आने वाला आदमी का इतना बड़ा समस्या से ग्रसित रहे, बेचारे पान नहीं खाए पिछले 2 महीने से, लेकिन उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। मतलब ये आदमी राष्ट्रपति भवन में झंडा गाड़े है अपना, लेकिन तब भी धौस नहीं दिए कि मुझे पान खाने की जरूरी है, आप लॉकडाउन में मेरे को पान की परमिशन दे दो। ऐसा महान त्याग करने के बाद भी अगर सरकारें दारू की दुकान खोल दी तो ये सरकारों के ऊपर है। आज विषय इस पर नहीं था, आज विषय बड़ा गंभीर है। मैं तो ये कहा कि आशंका जो मैं पहले व्यक्त किया था वो अब मूर्त रूप ले रहा है। गांव में महामारी हो गई है। मेरा अपने गांव का उदाहरण है, मेरे गांव के दोनों तरफ रेड जोन हो गया है। वो सब लोग बाहर से आए होंगे। अनिल पांडे जी कह रहे कि बाहर के मजदूरों का जाना यह गलत निर्णय है। अनिल जी, मैं इसके पहले कह चुका कि ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, पता ना हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे। आप 2 गांव के लोग हैं, आपको पता होगा, नहीं कहा जाता था कि मुंह करखी लगौले वाले, मुंह दिखावे लायक नहीं खर रह गई। अब हम सब लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि हम सब लोग अपना चेहरा दिखाने लग नहीं रहे। देख रहे हैं लोग टीवी पर बयान देते हैं तो मुंह ढक करके आ रहा है। मतलब हमने जरूर कोई ऐसे पाप किया है जिससे हम अपने आप को ही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, मुंह ढक करके बाहर निकल रहे कि कोई पहचान न ले। ये जरूर कोई पाप है। और ये तो पता न पाप, लेकिन जो अभी पाप सड़कों पर हो रहा है, सड़क पर वृद्ध, बच्चा, गर्भवती महिला सड़कों पर मर रही है। मतलब 1947 में जब हमारा देश बंटवारा हुआ था तो साधन नहीं था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थे, तब लोग पैदल पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। कुछ रेलगाड़ियां चल रही थी। आज तो प्रायः लोगों के पास इतना साधन है, सरकार के पास इतनी साधन है, तब भी लोग सड़कों पर मर रहे हैं। इस पाप का क्या परिणाम होगा, मैं तो सोच करके परेशान हूं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि अपना चेहरा ढक रहे हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन ये जो पाप हम अपने नंगी आंखों से देख रहे हैं, सड़कों पर मरते मजदूरों को, तड़पते बचपन को, कलापते गर्भवती महिलाओं को, इस पाप का सजा ईश्वर क्या देगा? कह करके
मन मैं अपने आप को दोषी नहीं देना चाहता। वैसे आज एक विज्ञान का समाचार भी था कि बार बार दिल्ली में भूकंप कहीं बहुत बड़ी त्रासदी का पूर्वानुमान या पूर्व घोषणा तो नहीं है। सचेत रहिए, पाप कम कीजिए। लेकिन हम और आप जो लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं, इतना पाप नहीं किए हैं कि धरती फट जाएगी या भूकंप से भूचाल आ जाएगा। लेकिन जो हर लोग भारत के राजधानी में और औरों जगह रहते हैं, उनका पाप का वर्णन अब मैं करने जा रहा हूँ। ईश्वर करे उनकी कुदृष्टि हम पर ना पड़े। मित्रों, हमेशा से वामपंथी, कांग्रेसी, गैर भाजपाई सरकारों को जब भी कभी कोई छींक आती है ना, तो उनकी नज़र हमारे मंदिरों पर होती है। हालांकि मैं ये कह करके कि मस्जिद पर क्यों नहीं झांकते, ऐसी तो उनकी औकात ही नहीं है, तो सोच ही नहीं सकते ना। मान लो जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में बुरा सोच ही नहीं सकते, ख्याल में भी नहीं आएगा, उसी तरह से उनके तो ख्याल में ही नहीं आएगा कि मंदिर मस्जिद के विषय में सोच ले, तो वो मंदिर पर सोचते हैं। कि उनको मालूम है कि ये देश में सबसे कमजोर निरीह लोगों का पूजा स्थल है मंदिर। ये मैं सीधा भाषा में बोलूं, भड़काऊ नाम माना जाए तो ये नपुंसक लोगों का है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मानते हैं। क्योंकि अगर वो मानते कि हम मर्द लोग, सभ्य लोग, सजग लोग हैं, तो हमारे मंदिरों पर नजर नहीं डालते। तो उनको हमेशा हमारे मंदिरों के दान पात्र और मंदिरों में पड़े हुए अकूत संपत्ति पर नजर जाती है। उनका पहला है, आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब राजनीति में उनका खानदान YB चौहान, SB चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मतलब ये चौहान परिवार महाराष्ट्र का बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से केंद्र में गांधी परिवार का खानदान है। अशोक चौहान कोई वैसे सड़क छाप राजनीति नहीं बन गया है। अशोक चौहान की राजनीति में जीन है। YB चौहान, SB चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये अशोक चौहान, ये मतलब ये सब मतलब वो सब लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब ने आज कहा है कि इस विपदा में मंदिरों के सोने का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। चौहान साहब को मैं एक पता बताता हूँ, मंदिर से ज़्यादा संपत्ति है वहाँ पर, अशोक चौहान वहाँ जा सकते हैं। पता है 24 अकबर रोड, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय ऑफिस है, जहाँ पर चौहान साहब कई बार आए होंगे और एड्रेस भी बहुत है। मोतीलाल बोरा के ऑफिस में जाना है, अकूत संपत्ति पड़ी हुई है, वहाँ से कुछ लेकर के दान करते हैं। राजनीतिक दान है, राजनीतिक चंदा मिली हुई है, वो तो लोगों ने चढ़ावा दिया है अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये तो चंदा मिला है अपनी काम पूरा करने के लिए, काम निकलवाने के लिए। दोनों बड़ा अंतर है। मैं कोई मंदिर में दान दिया हूँ, स्वेच्छा से दिया हूँ, वहाँ पर दबाव नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो नेताजी का फोन, हेलो सिर्फ 10,000, तुम्हें पता तुम्हारे पिछले बार कितना काम किया था, आगे पहुँचाओ जल्दी से, नहीं तो अगले बार फिर काम नहीं होगा। तो हमने तो डर के मारे चंदा दिया है, दबाव में चंदा दिया है, मजबूरी में चंदा दिया है, तो वो तो गला दबा करके लिया वो पैसा। अच्छा बात है, किसी ने काम ही निकल आएगा। दूसरा आंकड़ा आपको बताता हूँ, 1,76,000 करोड़ रुपया का, तो आपको पता ही है कहाँ गया हुआ था। 200 करोड़ रुपया आपने कनिमोझी के कंपनी में वही गिफ्ट दे दिया था। वो 200 करोड़ रुपया आज कोरोना वॉरियर के, कोरोना वाले में लड़ाई में दे दीजिए, आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिरों पर नजर डालेंगे तो आपका क्या होगा, अभी राजनीतिक रूप से तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक्चुअली आप लोग समझने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार आपने बिल्कुल उसी तरह से बताया है जैसे कई बार आता है कि आदमी नारियल तोड़ने के डर से कहता है यार पूरी नारियल भिखारी के हाथ में डाल दे, वो कहता मैंने पूरी नारियल पाली नहीं। वो सोचा कि अब कौन तोड़ तोड़ के अलग अलग बांटना ही तो है, तो किसी एक ही भिखारी के हाथ में दे दो। चौहान साहब आपके हाथ में पूरी नारियल आ गई है, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपने पूरी नारियल पाली है। असल में उसको भिखारियों में टुकड़ा टुकड़ा बांटना था। किसी आदमी को लगा कि यार ये कौन तोड़ तोड़ के बांटे, एक ही जगह दे दो। दूसरा उदाहरण चौहान साहब आप सुनना चाहते हैं तो जिस तरह से आजकल कई नौसिखिए नेता, नया उभरते नेता एक बोरी एक आदमी को दे करके फोटो खिंचवा लेते हैं और कहते हैं कि कोरोना में मदद करते हुए, तो वो एक बोरी में से 2-2 किलो मध्य प्रदेश को उस मंत्री की तरह से बांटता, उसके बड़े एक ही आदमी को एक बोरी दे दिया। अब वो जिसको बोरी मिला वो खुश हो कि मैं बड़ा धनवान हूँ, तो उसकी गलतफहमी असल में नेताजी को फोटो खिंचवाना था और तू ही माल में मिल गया। तो चौहान साहब महाराष्ट्र में कुर्सी आपको उसी तरह से मिल गई, असल में वो भिखारियों में बांटना था, आप आगे मिले और उन्होंने कहा चलो फोटो खिंचवाने के लिए डाल देते हैं। असल में उद्धव ठाकरे को मोदी जी को बताना था कि आप ये मत चलिए कि हम आप ही के साथ रहने वाले हैं, हम इधर भी जा सकते हैं। वो बताने के लिए फर्स्ट टाइम भी है, थोड़े ही दिन के लिए है, फिर मोदी ठाकरे कहीं होंगे, आगे देख लीजिएगा, तो आप उसे उतराइए मत। तो आप ये मंदिरों का प्रकोप है कि आपको कहाँ पहुँचाया है और अब आप
फिर मंदिरों पर करते हैं, ये आपकी कुदृष्टि है। मित्रों, आपकी नज़र मंदिरों के दान पर होती है। हमारे तरफ कहा जाता है ना, पहले क तब ख, मतलब पहले करो तब खाओ। लिखने वाले ने ना ख के बाद क लिखता तो हम लोग ख क ग बोलते, लेकिन नहीं, पहले क लिखा तो ख लिखा। हमारे जो क बनाने वाला था वो बेवकूफ नहीं था, वो बहुत विद्वान आदमी, हमसे समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा पहले क मतलब कुछ करो, तब ख तब खाओ। पहले करो तब खाओ, और तब ग तब गाओ। पहले किसी के लिए कुछ करो, तब उसका खाओ, और तब उसका गाओ। क ख ग, तब घमासान नहीं होगा, नहीं तो अंगाकार होने वाला है। ये क ख ग घ का मतलब है। पहले क मतलब करो, ख तब खाओ, ग तब उसका गाओ, नहीं तो घमासान होगा। और घमासान रोकना है तो अंगीकार कीजिए अंगों में। आगे का बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने पूरी बना रखा था। मित्रों, आपने मंदिरों की दान पर तो नजर गड़ाई, लेकिन कभी मंदिरों के सम्मान में एक शब्द कहा? कोर्ट में तो आपने एफिडेविट दिया कि राम नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो फिर राम के मंदिर पर नजर किस बात का? जब राम नाम का कोई चीज ही नहीं है तो राम पर कुदृष्टि कैसा है? आप ही का एफिडेविट है कोर्ट में भाई। दूसरा, जब सातवां अजूबा, 7 अजूबा की गिनती हुई तो भारत सरकार या तब भारत का कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ दक्षिण भारत में एक से एक शिल्प कला का बेजोड़ नमूना दुनिया में कहीं नहीं देखने देता, वो भी जरा 7वां अजूबा हो सकता है। आपने आगरे के ताजमहल को 7वां अजूबा बताया। मैं ताजमहल को देखा हूँ, हमको कहीं से भी अजूबा नहीं लगता, लेकिन चूंकि वो वोट बैंक है, वो एक मुसलमान के नाम पर प्रतीक चिन्ह है, इसलिए आप अपने मुसलमानी परस्ती में 7वां अजूबा घोषित कर दिया। ताजमहल 7वां अजूबा हो ना हो, मेरा घर अजूबा नहीं है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि यार ये मेरे घर को 7वां अजूबा घोषित कर देते, नहीं। लेकिन दक्षिण भारत की मंदिरों को मैंने कुछ को देखा है, बेजोड़ नमूना है दक्षिण भारत की मंदिरें। मतलब वास्तुशास्त्र, नक्काशी, मतलब उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उसके एक एक नक्काशी का, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया भर में। लेकिन आपने उसको कभी 7वें अजूबे में नहीं किया है। आज भी पूरी जगन्नाथ मंदिर, जिसके मंदिर के सोने पर आपकी नजर है, उसके झंडा उल्टी दिशा में फहराता है, उस पर चिड़िया नहीं उड़ता, ये सब चीजें जो अजूबा है वो आज तक आपने नहीं उसको उसमें डाला। आज भी कैलाश मानसरोवर पर कोई जहाज पार नहीं कर पाया, ये 7वां अजूबा में आपने नहीं डाला है। आज भी वैष्णो देवी के द्वार देखने में बहुत पतला होता है, लेकिन मोटा से मोटा, बढ़िया से बढ़िया हेल्दी आदमी उसमें से निकल जाता है। आज तक उसमें कोई आदमी दम घुट कर नहीं मरा। इसको आपने 7वां अजूबा में नहीं बताया है। 7वां अजूबे की बात, मतलब आपने किसी मंदिर के तारीफ में कभी कुछ नहीं कहा। मंदिर के दान पर आपकी कुदृष्टि जरूर है। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी मेरे को अगर आशीर्वाद देंगे, लिख के पढ़ के समझा दे, तो मुझे बड़ा खुशी होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा बढ़िया है और आप ही जैसे समझदार लोगों के लिए है। हम जैसे आदमी इसमें बहुत नहीं बोल पाएंगे, मैं तो सिर्फ टाइम खींच रहा हूँ। प्रभाकर मिश्रा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कुछ कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, आप आए, हमको मार्गदर्शन दें, मेरा मार्गदर्शन होगा। वैसे आज आपने 10 बजे के लिए अनाउंस किया था, लेकिन लगता है आप हम पर उपकार करने के लिए अपना अनाउंस तोड़ दिए। आइए मिश्रा जी, आपका स्वागत है। अगर आप कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आमंत्रित कर देता हूँ प्रभाकर मिश्रा जी को, अच्छा लगे अगर वो आ जाएंगे तो। मित्रों, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं, मैं यहाँ पर ये, और मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं चिल्लाने लगूँ कि जी मंदिरों का धन पर क्यों नजर नहीं है, मस्जिदों का धन पर क्यों नजर नहीं है। लेकिन मेरा ये नजर है कि चौहान साहब मंदिरों के सोने पर नजर डाले थे, तो जो मैंने पता बताया 24 अकबर रोड में भी बड़ी अकूत संपत्ति पड़ी है, उस पर भी नजर डालनी चाहिए कि राजनीतिक चंदा ही तो है। उनको करीमोजी के टीवी चैनल में 200 करोड़ रुपया देने का पता चला था, तो 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया इधर भी दे देते, गरीब आदमी के लिए काम आ जाता। सोना छूने चौहान साहब के। अरे नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार। राकेश जी, एक बात बताइए कि आपका नेटवर्क इतना अच्छा कैसे रहता है? मैं जब लाइव जाता हूं तो मेरा फेसबुक लाइव हमेशा ड्रॉप हो जाता है। अब मैं बड़ा बढ़िया से 10 बजे जब भी आप बोलेंगे ना तो आपका नेटवर्क खराब हो जाएगा। 8 बजे बोलते थे कितना बढ़िया था। ये मेरे भाग्य से नेटवर्क हो रहा है, आप हम पर आके आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना। आप 10 बजे पहले नेटवर्क ठीक रहा, ये भगवान राम की कृपा है हम पर। अच्छा लगता है मिश्रा जी को मेरी बातें
मिश्रा जी के चाहने वालों को बुरी लगे कि इसकी। हाँ बोलिए। अब मैं ये कह रहा था कि लोग अब ऑफिस जाने लगे हैं, तो ऑफिस जाने लगे हैं लोग, तो अब तो 8 बजे तक लोग घर ही आ गए हैं, तो इसलिए 8 बजे थोड़ा हाँ, सा जल्दी मैंने हो रहा इसीलिए इसको बदला नहीं, मैं इसीलिए दल में करता। है। अब अभी आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे? अभी मंदिर वगैरह के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, मंदिर जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मंदिरों को सोना दान दे देना चाहिए था, तो मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को अकबर रोड की संपत्ति के विषय में बात करने थे। 24 अकबर रोड में अकूत संपत्ति है, मोतीलाल वोरा के कार्यालय पे पैसा निकलवा लेता, राजनीतिक चंदा है। या कनी मोजी को जो 200 करोड़ रुपया दे दिया था, वो कोयला घोटाले वाले पार्टी में, इन्हीं में से तो चंदा मंदिर के अलावा भी कई जगह है। अगर हम और आप कहें कि मस्जिद की पैसा क्यों नहीं, चर्च की पैसा क्यों नहीं मानते, जो धर्मांतर में खर्चा होता है, तो वो थोड़ा सा लोग कहेंगे कि मैं सांप्रदायिक हो गया। तो मैं कोशिश करता हूं कि ना मैं पक्ष दिखूं ना विपक्ष दिखूं, मैं निष्पक्ष दिखूं। इसलिए मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस का धन दे देना चाहिए। आप कृपया इसमें मार्गदर्शन करें, मैं अब चुप हो रहा हूं। नहीं, देखिए, ये मसला जो है वो निहायत ही बहुत ही बात सही है कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई ये बात कहता है, अगर कोई ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मेरे लिए तो पॉलिटिकल पार्टी भी किसी मंदिर से कम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो चढ़ावा आता है वो देश के किसी भी बड़े मंदिर से कम चढ़ावा नहीं आता है। तो आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर किसी मंदिर से कहती है, वो कहती है पॉलिटिकल पार्टी की उन्हें अपना किसी मंदिर का अपना चढ़ावा है, सो राष्ट्र के नाम पर खर्च कर देना चाहिए या इस कोरोना महामारी के लिए खर्च होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि पहले उनको कहने का अधिकार तब होता है जब वो कहें कि उनके पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक जो चंदा मिलता है, जो और अकूत संपदा होती है उनके पास, अनअकाउंटेड मनी होता है, तो उसमें से वो अगर कोई एक बड़ी रकम पहले दे दें और उसके बाद कहें कि हम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते हमने इतनी बड़ी रकम, ऐतिहासिक अभूतपूर्व रकम है, सो हमने राष्ट्र के नाम दान दिया है, उसके बाद वो इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। नहीं तो इस तरह की बात करके लोग ये बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और राकेश जी, ये भी बात सही है कि इस तरह के मुद्दे पर चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। एक आदमी ने, किसी ने कह दिया, और एक बात समझिए इस चीज को, मुझे तो लगता है कि एक आदमी ने, किसी ने कह दिया, उसकी व्यक्तिगत राय है और इस पर हम क्यों चर्चा करते हैं? मेरी तो राय ये है कि उस पर हम चर्चा क्यों करते हैं कि वो चौहान ने कह दिया। बड़ा मसला तो ये है राकेश जी, बड़ा मसला ये है कि सरकार, बड़ा मसला ये है कि हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे, बड़ा मसला ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह दिया कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है। ये भी एक समस्या है कि सरकारें बार बार कह रही हैं, केंद्र सरकार ये कह रही है कि सड़क पे अब क्या बोलते हैं, पलायन रुक चुका है पूरी तरह, उसके बाद भी लोग सड़कों पे मर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे लोग मर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकारों से सवाल किए जाने चाहिए, सरकारों को घेरना चाहिए, अपने अपने राज्य सरकारों को बाध्य करना चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए, अपने विधायकों से सवाल पूछने चाहिए, सांसदों से सवाल पूछने चाहिए, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। इस पर हमें चर्चा करना चाहिए, न कि इन चीजों पर कि किसने क्या कह दिया। ये बेसिकली राकेश जी, मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो ट्रेडिशनल टेलीविजन डिबेट्स होते हैं ना, उसके लिए छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि उनको उसमें बहुत मजा आता है, दो लोग इधर के बैठा लेते हैं, दो उधर के बैठा लेते हैं। हमें जो बात करनी था, ये बेसिकली ये जो स्पेस है ना राकेश जी, वो स्पेस हमें उसके लिए रखना चाहिए जिस पर हम खुल के बात कर सके, राष्ट्र के लिए बात कर सके, समाज के लिए बात कर सके। ये जो बातें निहायत ही सियासत की बातें हैं, इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है खासकर ऐसे मसले बात करने के लिए। फिर भी आप, मतलब आपके विचारों का स्वागत है। चले, एक प्रश्न का और उत्तर कृपया, आप हैं तो मेरा आपको आशीर्वाद देते रहे। मैंने अपने बहुत पहले के फेसबुक लाइव में यह आशंका व्यक्त किया था कि जो लोग गांव के तरफ पलायन कर रहे हैं शहरों से, वो सब के सब में से अगर 2-4 लोग भी कोरोना लेके जाएंगे तो ये गांव में महामारी के रूप आएगी। आपने एक दिन मेरे को आशीर्वाद भी दिया था कि हाँ, गोपालगंज, बलिया, छपरा की स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ा खराब है। अब वो साबित हो गया। मेरे गांव, मेरा अपना गांव शोभा छपरा बलिया, मेरे गांव के पूरब, मतलब मेरे ही जमीन तक खवासपुर है, मतलब यादव लोगों का एक टोला था, वो बाद में उसका नाम रख दिया खवासपुर। और मेरे गांव के पश्चिम वो भी यादव लोगों का टोला है, चांदिया। वो दोनों रेड जोन घोषित हो गए, जो आज कलेक्टर साहब ने लिस्ट जारी किया है। तो अब वो गांव मेरे में 6 जगह रेड जोन हो गया बलिया जिला में। मुझे मालूम नहीं कि गोपालगंज में कितना हुआ, छपरा में कितना हुआ, आरा में कितना हुआ। चूंकि मैं बलिया का हूं तो बलिया के व्हाट्सएप ग्रुप से आया हुआ है। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली में बढ़िया है, तब भी कई लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये गोपालगंज बलिया वाले लोगों का क्या होगा, ये मेरी आशंका थी। सरकारों ने इस पर क्यों नहीं सोचा?
राकेश जी, एक बात तो ऐसे समझना होगा कि देखिए इस बात को केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि जो लोग बाहर से जा रहे हैं गांव में, तो उनके साथ कोरोना के संक्रमण के फैलने की आशंका है। ये शुरू शुरू में ही कोर्ट में बात बोल दिया था सरकार ने। लेकिन राकेश जी, एक बात और भी है कि कब तक उन्हें रोक के रखेंगे आप? लोग खाए बिना मर रहे हैं। हाँ, दो बात। लोग खाए बिना मर रहे हैं, कब तक रखेंगे? 1 महीना रख लिया, 1.5 महीना रख लिया, 2 महीना रख दिया, कब तक रखेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने यहाँ तो सरकारें भगवान भरोसे चलती हैं, और लोग जो हैं अप्रवासी मजदूर हैं, वो लोग बहुत बुरे हालत में हैं। इस बात को आपने देख लिया, इसमें कहीं से कोई उनका दर्द और पीड़ा किसी छुपी हुई बात नहीं है। अब रह गई बात कि इस सच्चाई को राकेश जी स्वीकार करना होगा कि ये महामारी केवल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रुकने वाली नहीं है। आपको वो जाएगी, वो आपके बलिया में जाएगी, आप हमारे छपरा, गोपालगंज, सिवान में जाएगी। उसे जाना है, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी अब तो चर्चा होने लगी है कि जब तक वो बीमारी आपके यहाँ जाएगी नहीं, हमारे यहाँ जाएगी नहीं, तब तक हम उस बीमारी के प्रतिरोधक नहीं हो पाएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम, हम ये भी एक सच्चाई हो गई जो होगा वो इस कोरोना से संक्रमित होगा। तो अब ये रह गई बात कि जब बिहार या गोपालगंज, सिवान में लोग जा रहे हैं, या छपरा में लोग जा रहे हैं, या बलिया में, गोरखपुर में लोग जा रहे हैं, तो वहां के सरकारों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। कब तक आप अपनी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल पर डालेंगे? कब तक आप अपनी जिम्मेवारी खट्टर पे डालेंगे? कब तक अपनी जिम्मेवारी मुंबई सरकार, बम्बई, महाराष्ट्र सरकार पे डालेंगे? अपने इनको भी कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करें। इसलिए कि देखिए, उधार के भरोसे कुछ नहीं चलना है। आज नहीं तो कल होना है। समय रहते इनको जागना पड़ेगा, समय रहते उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी स्थिति बहुत अच्छी है कि बलिया में केसेस तो आए हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ी नहीं है। गोपालगंज में केसेस तो आए थे, स्थिति बिगड़ी नहीं है। तो स्थिति बिगड़ने के पहले इन सरकारों को थोड़ा सा और एक्टिव होकर के उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, या कोरोना से लड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है, इसके लिए करना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखिए, हम कह सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, करना सरकारों को है, इसमें कहीं से कोई दो राय है नहीं है। देश की अदालतों ने भी आंख बंद कर लिया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आंख बंद कर लिया है। करना है सरकार को ही। वो सरकार हमें या लोगों को रेल की पटरी पर मारे, सड़क चलते हुए मारे, खाए बगैर मारे, या बेरोजगार करके मारे। अब जो भी करना है, भगवान जो हमारी सरकार है, और सरकार ही जैसा करेगी वैसा करेगी। जितना भरोसा आप अपने मोदी जी पे करते हैं, मुझे भी अपने मोदी जी पे बहुत भरोसा है। वो चाहे जियादत सही है, चाहे मुआदत है। राकेश जी, एक फिल्मी गाना था भोजपुरी में ना, चाहे जियादत सही है, चाहे मुआदत, तो अरे भरोसे बानी क्रिया की आलत। बिल्कुल। तो यहाँ पर सैया मोदी जी है, व्हाट एवर ही वांट, जो चाहेंगे वही करेंगे। हाँ, बड़का सैया मोदी जी है, छोटका सैया जोगी जी और नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, अपने जगह में छोटका वो लोग हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे तो मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है। अरे ठीक है, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बने रहिएगा लेकिन फिर भी। ठीक। मित्रों, आप थे श्री प्रभाकर मिश्र जी। है कि आप न्यूज चैनल में काम करते हैं, बड़ा परिचय है कि आप अध्यापक हैं, शिक्षा देते हैं। मेरे को मौका मिल गया, मेरा सौभाग्य हो गया कि एक शिक्षक से मैं सीख लूं। तो वो अपने स्तर, देखिए हर आदमी की लेवल होती है, उनका शिक्षक का लेवल है, पत्रकार का लेवल। वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा भाव देना हम लोगों की गलती है, हमारे स्तर के वो है नहीं। ठीक कर रहे हैं। वो टीवी चैनल पर एक एंकर होते हैं, और एक पक्ष वाला होता है, विपक्ष वाला होता है, तीसरा उसको भड़काने वाला होता है, चौथा उसको हड़काने वाला होता है। तो वो ठीक है, उनको टीआरपी की जरूरत होती है। हमें राष्ट्र के मुद्दों को रखना चाहिए, हमें राष्ट्रीय चीज को रखना चाहिए। और इस विषय पर जरूर दीपक चौबे जी आइए, एक पत्रकार गया तो दूसरा भी आइए। दीपक जी, आपका स्वागत है। जब तक हमारे बलिया के महान शख्सियत रिपब्लिक चैनल के पत्रकार दीपक चौबे जी नहीं आ जाते हमारे पास, तब तक मैं, जो लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं उनकी बातें पढ़ लूं। डॉक्टर बख्तियार उस्मानी को भी मैं नमस्कार बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब, आज का मुद्दा तो पृथ्वीराज चौहान पर ही था, और आप बहुत देर के बाद आए, नहीं तो मैंने आज चौहान जी को बहुत चर्चा की। इसको मेरा लाइव पोस्ट पर देखिएगा, बड़ा चीज रहा है। अमित ने लिखा है,
अभी तो लिखा है कि उनके जाने की व्यवस्था नहीं किया गया और उनकी जांच भी सही से नहीं हो रही। सरकार कि पता ना हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि हमें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। मतलब कहा जाता है कौन पाप के लिए तो मुंह ढक के चलक पड़ता, तो हमने कौन सा किया कि हम सब लोगों को अपना चेहरा ढकना पड़ रहा है। उससे बड़ा ये जो गलती हो रही है, इस गलती का तो प्रायश्चित भी नहीं है मेरे भाई। जो प्रायश्चित सड़के पर जो जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब सड़कों पर दम तोड़ रही है, इसको देख करके तो अब यही कहा जा सकता ईश्वर हम लोगों को बचाए। वैसे भी नई दिल्ली में 3 बार भूकंप आ जाना, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि यहाँ पर पापियों की संख्या बढ़ गई है। हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इन्हें माफ करिए, हम भी इनके साथ रहते हैं, ऐसा ना हो कि धान के साथ जौ के साथ घून भी पिसा जाए। अब बड़े भाई निर्मल सिंह जी ने लिखा है कि 7वां अजूबा एवं प्रेम की प्रकाष्ठा का बेजोड़ नमूना दशरथ माझी द्वारा काटा गया पहाड़। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दशरथ माझी चूंकि राजनीतिक अब वोट बैंक नहीं है और उनसे वोट की कमाई नहीं हो रही, इसलिए दशरथ माझी के योगदान को कोई राजनीतिक दल पूरे दुनिया में मतलब नहीं उसको कर सकता है। अगर दशरथ माझी वोट बैंक के चक्कर में पड़ता है, आगरा का ताजमहल 7वां अजूबा इसलिए है कि वो एक वोट बैंक है। कोणार्क मंदिर, पुरी जगन्नाथ का मंदिर या दक्षिण भारत के कई मंदिर है, हमने तो कई मंदिरों का मेरे को नाम याद नहीं है, एक से एक बेजोड़ वास्तुशास्त्र और वास्तुकला और नक्काशी का बेजोड़ नमूना है, लेकिन वो 7वां अजूबा नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 7वां अजूबा बनाने वाले कमेटी में मैं था नहीं। अमित सिंह ने दोबारा लिखा कि प्रकृति अत्याधिक दोहन किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है। बहुत दयनीय स्थिति हो गई मजदूरों की स्थिति के बीच में क्या कहें भाई, बहुत दिख है, बहुत तकलीफ है। इन मजदूरों पर समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे इन चीजों पर हम लोग करें, क्योंकि देखो हम कुछ लायक है नहीं, हम तो सरकारों को सिर्फ आगाह कर सकते हैं और रुद्र राणा अंबुज को शुभ आशीर्वाद दे सकते हैं। मेरे हाथ में यही है कि राणा अंबुज को बोलेंगे कि शुभ आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार को बनी रहे। खैर मित्रों, आज का मुद्दा मेरा बस एक ही था कि हम सब लोगों की एकता न बन पाना, किसी अभी आरे गारे लोगों को कुछ भी कह लेने की। एक हमारे गांव में कहावत है कि आवारक मऊगी आप भर गांव के भौजी, एक हमारे गांव में कहावत है। राणा अंबुज ने लिखा है कि भृगु बाबा की धरती के अपने बड़े भाइयों को प्रणाम जी। भृगु बाबा के सारे लोग अभी भृगु बाबा की धरती के ही हैं, बिल्कुल तुम्हारा प्रणाम सबने स्वीकार किया और आशीर्वाद भी सब दे रहे हैं। दीपक चौबे ने लिखा है, दीपक चौबे लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि बलिया प्रशासन और बलिया के जो जनप्रतिनिधि है आज उनकी देन है कि बलिया में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। क्या बात करते हैं भैया दीपक चौबे जी, हमारा विधायक ने बोला है कि आइए 2 दिन में कोरोना ठीक कर देंगे। मतलब आपको हमारे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। हमारे विधायक का वीडियो में बयान है कि बलिया के धरती पर आइए कोरोना 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उन्होंने बुलाया हुआ है। लगता है कि अब दोबारा के धरती पर नहीं गए क्या, इधर दिल्ली में है। दूसरा बलिया में 2-2 3-3 को मंत्री है। उसके बाद भी बलिया की स्थिति है तो बलिया वाले तो भृगु बाबा ही जाने भाई साहब। अब मैं क्या बोलूं। राणा अंबुज ने दोबारा लिखा है कि मैं बाबा की धरती पे आ गया। आए बलिया में हो, कब पहुंचे? लेकिन तुम्हारे जाते वहां खवासपुर में हो गया बबुआ, तुम भी घर से बाहर मत, तुम्हारा छोटा बच्चा है। खवासपुर और चांदी और दोनों जगह हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से जाना। जिस उम्मीद में गए थे वो उम्मीद वहां धुरमिल हो रही है। दीपक चौबे ने दोबारा लिखा है, उनकी बात पढ़ो क्योंकि इतने बड़े पत्रकार है, रिपब्लिक के, तो बढ़िया ही मार्गदर्शन करेंगे। दीपक चौबे ने लिखा है कि सबसे बड़ी लापरवाही तो जिला प्रशासन की है। जब राज्य सरकार कह रही है कि जो बाहर से श्रमिक मजदूर आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में, फिर आखिर उनको घर कैसे जाने दिया? दीपक चौबे जी, देश भर की सरकारें जो कह रही हैं और जो कर रही हैं दोनों बड़ा अलग अलग है। दोनों को एक में मत मिलाइए। चौका की बात चौकी में नहीं आ सकता। ये कहने के लिए कुछ और होता है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने के और। अमित सिंह लिखा कि बलिया का रहनुमा भृगु बाबा का भरोसे। हाँ, भृगु बाबा ही अपना आशीर्वाद बनाए, वही सबसे बढ़िया बात है। राणा मुझे लिखा है कि आपका छोटका बच्चा अपने नानी के पास है, मैं गाँव पे हो, तो उसकी माँ इस कमानी वहाँ पर होगी। चलो ईश्वर उस पर अपना आशीर्वाद बना रहे। खैर मित्रों, मेरा आज का प्रश्न ये था कि जब भी कोई बात आती है तो लोग
हिंदू धर्म के मंदिरों पर अपनी कुदृष्टि जमाए रहते हैं। एक बहुत बड़ा साजिश है, इसलिए कि पहले एक साजिश के तहत हमको बांट दिया गया, हम हिंदू के जाति में बट गए, और अब कई हमारे ही लफंगों को कहा गया है कि हमको मंदिर से का मतलब, मंदिर तो ब्राह्मण के लिए है, मंदिर तो फलाने के लिए है। वो इसलिए ताकि लकड़ी तोड़ने में ना एक एक लकड़ी को आराम से तोड़ा जा सकता और इकट्ठा हो तो टूट नहीं सकता। तो पहले तो धर्म के इस गठरी को अलग अलग कर दिया गया और अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग हमको तोड़ने में। हमारी स्थिति बिल्कुल उसी तरह से हो गया। भोजपुरी में मैंने पहले कहा था ना कि अबरक मऊ या भर दोगे भौजी, क्योंकि उनको पता है कि हम हिंदू किसी मामले पर एक नहीं हो सकते, ना तो राजनीतिक रूप में एक हो सकते हैं, ना सामाजिक रूप में एक हो सकते हैं। आगरा का ताजमहल विश्वव्यापी इसीलिए है कि वो एक वोट बैंक का प्रतीक है, मुसलमान से संबंधित है, और हमारे दक्षिण भारत, उत्तर भारत और देश भर में एक से एक वास्तु कला और वास्तु की बेजोड़ नमूना मंदिरों को किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। आप सुनिए, कोरोना महामारी आपको समय दिया है अपने पर विचार करने पर, अपनों पर विचार करने पर, कौन आपके लिए है और कौन आपके लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। अपना एक टाइम दीजिए, विचार करिए, ज़रूर आप कुछ बढ़िया सोच पाएंगे। दीपक चौबे जी ने दोबारा लिखा, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से पढ़ूँ। दीपक चौबे जी ने लिखा है कि तो मुझे लगता है कि 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको विधायक बरिया आवास पर छोड़ देना चाहिए और 2 दिन बाद उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। बिल्कुल यही करना चाहिए। विधायक जी ने बैरिया बलिया की धरती में बुलाया है, चांदपुर नगरी में नहीं बुलाया है। इसका उल्टा अर्थ मत निकालो। विधायक जी ने बोला भिरगू जी की धरती पर आइए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। चांदपुर के घर में नहीं बुलाया मेरे भाई। दीपक चौबे देवता बलिया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। खैर, वीडियो लंबा हो रहा है। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यदुवंशी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। डॉक्टर ब्रजेश जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ओंकार नाथ भाई को भी प्रणाम बोल रहा हूँ मैं। संदीप कुमार को तो शुभ आशीर्वाद है, मेरा भाई है संदीप। मित्रों, कोरोना ने आपको मौका दिया है इस पर सब विचार करने के लिए कि कौन आपको जात पात में उलझाया हुआ है, धर्म के नाम पर बांटा हुआ है, और किसके वजह से आज पूरा भारत की गरीब जनता सड़कों पर मजबूर है मरने के लिए, सड़कों पर मजबूर है पैदल चल करके आने के लिए। इन सब चीज़ों समझ पाएंगे कि हमारे देश के राजनीतिक दल असल में बने किस लिए है। राजनीतिक चाहिए, हाँ तो केवाड़ी तनी मनी लगई है। भैया प्रणाम, गाँव में बानी। हल्का सा तो लाइट दिखेगा। समाज अभी भी गांव में बैठा हुआ है। मैंने कोरोना से तो दूर रहो। हाँ, तेजन चाचा, बीने चाचा, मनु चाचा, सबके प्रणाम बा। राकेश ही हो, सब बढ़िया। प्रणाम प्रणाम। हाँ, और सब ठीक बना गाँव में? हाँ, खूब बढ़िया बैठे सब लोग बैठ के कोरोना से हम लोग गोल में बुझो के लोग से दूर रहियो तो दिल से कोई भाई। हमारा भैया हो गए 25 दिन आइला, तब ठीक बा। 20 दिन का पहले से क्या मत कहू से। अब तू भैया चल जाओ गाँव में। चल अब देखो तनी हम तो दिल्ली में तो गिनो लगनी हो। ठीक है भैया, शुभ रात्रि। सबके प्रणाम। ओके, शुभ रात्रि भैया, प्रणाम भैया। मित्रों, आज सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सब लोग जो समझ रखते हैं उन सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कोरोना के इस महामारी में आप अपने विषय में समझिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपको छल रहा है। अरे सानद भाई को नमस्कार। नमस्कार सानद भाई, लेट हो गए। मैं रोज़ 10 बजे ही आता हूँ, ये मेरा रोज़ का है, 2012 से चलता आ रहा है। कभी कोई आपदा विपदा पड़ गई तो छूट गया, या किसी दिन नेट की प्रॉब्लम हो गई तो छूट गया, नहीं तो सानद भाई 10 बजे का ही टाइम है और अब 11 बजने वाला है जाने का। लेकिन अब आप कुछ देर हैं तो मैं आपको प्रणाम बोल रहा हूँ, आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे सानद भाई मुझको सुन रहे हैं। खैर मित्रों, आज का प्रश्न था कि जब भी कोई महामारी बीमारी होती है तो राजनीतिक दल अपने पार्टी के बेनामी और अकूत मिले संपत्ति से कुछ करने के बजाय मंदिरों का धन ले लिया जाए उस पर नज़र रहती है, और
लोग सड़कों पर मर रहे हैं, उस पर कोई नज़र नहीं होती, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहते हैं। हमें कोरोना ने कुछ दिन तक काम से अलग कर दिया है, तो कम से कम हम ये सोचें, समझें और देखें कि राजनीति हमको कहाँ लेके जा रही है और राजनीतिक दल हमको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। जब आप इन सब विचार पर करिएगा तो जरूर एक नवीन भारत का निर्माण होगा और एक स्वस्थ राजनीति और राजनीतिकों का जन्म होगा। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आप सबको सादर प्रणाम।